Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? It's me Aram Khan and I'm going to teach you Oxford Modern English Book 5. Today we are going to read lesson number 3 and unit number 2, The Word in a Wall. Word in a Wall, it's a biography. It is written by Gerald जिन्होंने इंसेक्ट्स के ऊपर, कीड़े मकोड़ों के ऊपर और जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की. ही वॉज ए जू कीपर और उसने बहुत ज़्यादा एडवोकेसी की रिगार्डिंग एनिमल्स. बहुत ज़्यादा प्यार करता था एनिमल से और बचपन से ही उसको इन चीज़ों की एक्सप्लोरिंग का शौक़ था. ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उन्हीं की जो एक बुक जो उन्होंने लिखी है अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है कि हाउ ही एक्चुअली एक्सप्लोर्ड द इंसेक्ट्स. उसने किस तरह इंसेक्ट को एक्सप्लोरिंग स्टार्ट की और किस तरह फिर उसके बीच में हर्डल्स भी आते रहे, लेकिन उसने वो स्टोरी जो है वो, लेकिन अपनी जो स्ट्रगलिंग है वो उसने जारी रखी. बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है. और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें एडजेक्टिव्स बड़े ज़बरदस्त यूज़ किए हैं एक इंसेक्ट्स को बताने के लिए. हमारे लिए वी फील डिस्गस्ट अबाउट व्हेन वी थिंक अबाउट द लिजर्ड और द बीटल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स के बारे में जब हम याद करते हैं या सोचते हैं तो वी फील डिस्गस्ट, हमें बड़ी घिन आती है कि वो ये क्या है. लेकिन उसने बड़ा ही ज़बरदस्त एडजेक्टिव, बड़ी ज़बरदस्त इसके लिए अल्फाज यूज़ करके और उनको बड़ा अच्छे तरीके से उसको बयान किया और बड़ा ही उसने जो चीज़ें हैं वो इस यूनिट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि हाउ ही एक्चुअली एक्सप्लेन दोज इंसेक्ट्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इट्स यूनिट 2 लेसन 3, द वर्ड इन अ वॉल. एक दीवार में पूरी दुनिया. This extract is from the autobiography My Family and Other Animal by Gerald Durrell. Durrell was an expert in studying animals. अच्छा, ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो ख़ुद से इंसान अपने बारे में कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री बयान करे, दैट्स कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. एंड बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी वो उसकी ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरा इंसान उसके ऊपर कुछ लिखे, किताब लिखे, तो वो बायोग्राफी कहलाती है. और ऑटोबायोग्राफी जो इंसान ख़ुद अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में लिखे. उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, जेराल्ड ने. और वो क्या था? वो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन स्टडिंग एनिमल्स. He was 10 years old. When he was 10 years old, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother Larry. अच्छा जी, ये ड्यूरल जो था वो जब 10 years का था तो इसकी जो मदर थी वो ग्रीस चली गई थी इसके बड़े भाई के साथ रहने के लिए. और बड़े भाई का नाम क्या था? लैरी. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pet. अच्छा, यहाँ पर इसकी लाइफ असल में शुरू हुई थी. एट द एज ऑफ 10 उसने इसकी लाइफ शुरू हुई थी कि उसने अपने साथ जानवर रखना शुरू किए थे. The crumbling wall that surrounded the garden along the side was a rich hunting ground for me. Crumbling का मतलब क्या होता है? Crumbling का मतलब होता है पुरानी, डिक्लाइन, टूटी फूटी जो वॉल थी. वो उसने जो गार्डन है, जो वहाँ का जो उसके घर के बाहर जो छोटा सा बड़ा सा गार्डन था, उसको उसने सारी तरफ से घेरा हुआ था. और वो ज़बरदस्त जगह थी उसकी शिकार, उसको एक्सप्लोरिंग के लिए. क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर बहुत से उसके अपने जो वो उसने अपने अंदर बहुत से कीड़े मकोड़े छुपाए हुए थे या कीड़े मकोड़े उसके अंदर रहते थे. इट वॉज एन एंशिएंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर. बहुत कदीम, एंशिएंट का मतलब होता है बहुत कदीम ज़माने की वो दीवार थी और उसके ऊपर जो प्लास्टर हुआ था. बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस, बल्गिंग एंड सैगिंग.
लेकिन अब क्या हुआ था कि उसकी जो बाहर की जो सतह है वो ग्रीन हो गई थी मॉस से। मॉस कहते हैं काई को, वो जो ग्रीन कलर की काई लग जाती है उससे वो बिल्कुल ग्रीन हो गई थी। बल्गिंग एंड सैगिंग, बल्गिंग एंड सैगिंग का मतलब होता है कि वो बिल्कुल जो है वो उभर गई थी वहाँ से। विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स, डैम्प का मतलब होता है नमी, बहुत सी नमी की वजह से जैसे दीवार ख़राब हो जाती है और उसका पेंट और प्लास्टर जो है वो उभर जाता है ना, बिल्कुल उस तरह की हो गई थी। द होल surface was an intricate map of cracks, some several inches wide, other as fine as hair, as fine as hair, as fine as hair जो है वो ये हम लोग इडियम भी यूज़ करते हैं कि जो बारीक सी लाइन होती है उसको हम कहते हैं एज फाइन एज हेयर। जो तमाम जो दीवार थी वो इंट्रिकेट करती थी, यानी कि मंजर पेश करती थी किस चीज़ का, एक बहुत पुराने एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मैप का मंजर पेश करती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कुछ दरारें जो थी वो बहुत बड़ी थी और कुछ बिल्कुल बारीक ऐसे फाइन लाइन थी। Here and there large pieces had dropped off and revealed the row of rose pink brick lying beneath. अच्छा, वहाँ उसके अंदर जो है ना कहीं कहीं से वो दीवार टूटी हुई थी, तो उस दीवार जो टूटी हुई थी ना, तो उसके अंदर से जो पिंक कलर की जो ब्रिक्स जिससे वो ओरिजिनल दीवार बनी हुई थी, वो ब्रिक्स जो हैं या वो ईंटें जो हैं वो नज़र आती थी। The habitant of the wall were a mixed lot, and they were divided into day and night workers, the hunters and the hunted. जो मकीन थे, हैबिटेंट्स कहते हैं मकीन को, जो मकीन थे वॉल के, जो दीवार में रहने वाले थे, वो उसने उसको किस तरह डिवाइड किया था, डे एंड नाइट वर्कर्स की तरह। डे एंड नाइट वर्कर्स कौन से, के कुछ हंटर्स थे, शिकारी थे, और कुछ शिकार थे, हंटर्स एंड हंटेड। एट नाइट द टोड्स एंड गीकॉक्स, गीकॉक्स कहते हैं ये जो आपकी डोमेस्टिक छिपकलियाँ होती हैं जो अक्सर आपके घर में आपको नज़र आ जाती हैं, दोज आर कॉल्ड गीकॉक्स। जो टोड्स एंड गीकॉक्स हैं वो हंटर्स हुआ करते थे, कब, एट नाइट। एट नाइट दे आर हंटर्स। Their prey were population of stupid, absent-minded cranes, moths and all shapes and sizes, the drowned beetles hurrying with their night works. अच्छा, उनके जो प्रे, उनका जो शिकार था, प्रे कहते हैं शिकार को, उनके शिकार कौन थे, जो स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज। उसको क्यों कह रहा था, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता था कि उनके क्योंकि ये जो अक्सर इंसेक्ट्स होते हैं ये जो हैं ये फील कर लेते हैं कि इनके इर्द गिर्द कोई ख़तरा है, लेकिन वो जो मॉथ्स थे और क्रेन फ्लाइज थी और जो रोटन बीटल, रोटन का मतलब होता है चबी से, गोल गोल से, जो गोल गोल से बीटल्स थे, वो सारा दिन अपने काम के लिए लगे रहते थे और उनको इस बात की परवाह नहीं होती थी कि उनके पास इतना बड़ा ख़तरा है, यानी कोई टोड्स या गीकॉक्स उनको खाने के लिए आ रहे हैं। दैट्स वाई ही कॉल्ड देम एब्सेंट माइंडेड एंड स्टूपिड। बाय डे it was difficult to tell the difference between the prey and the predators. अच्छा, जो सुबह में ये बहुत मुश्किल था बताना कि कौन शिकार है और कौन शिकारी है। प्रे कहते हैं शिकार को और प्रेडेटर्स कहते हैं जो एनिमल जो हंट करते हैं, जो कि शिकार करते हैं, शिकार जो शिकार और शिकारी। एवरीथिंग सीम्स टू बी फेड ऑफ एवरीथिंग एल्स। ऐसे लगता था हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को खाने के लिए है। The hunting wasps searched out the caterpillars and spiders. The spider hunted for flies. The dragonflies fed off the spiders and the flies, and the swift multicolored ward lizard fed off everything. अच्छा जी, ये इसने बताया कि क्या नाम है, ऐसा ये होता था कि जो वास्प है, वास्प वो जो ततैया हम जिसे कहते हैं, वो कैटरपिलर को खाता था और स्पाइडर्स को खाता था। स्पाइडर्स जो हैं वो मक्खियों को खा जाती थी, और जो ड्रैगन फ्लाइज़ हैं, जो मक्खियाँ हैं, जो ड्रैगन फ्लाइज़ हैं, वो किसको, स्पाइडर को और फ्लाइज़ को खा जाती थी। और इसके बाद जो स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़ रफ्तार मल्टी कलर जो लिजर्ड थी, वो इन सब को वो खा जाती थी, यानी हर छोटी चीज़ जो है वो बड़ी चीज़ का शिकार थी। बट माई फेवरेट were the shyest member of the wall community who did not seek any attention.
लेकिन उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन था? उसका फेवरेट कौन था जो सबसे ज़्यादा शर्मीला, शाइस्ट, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ शाय, जो सबसे ज़्यादा शर्मीला मेंबर था उस वॉल की कम्युनिटी, जो वॉल के जो मेम्बरान थे उनका सबसे ज़्यादा शर्मीला मेंबर कौन था? दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। अच्छा, उसने कहा कि मुझे वो उसको किसी अटेंशन की या उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो अटेंशन सीकर हों। वो क्या करते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे और वो ऐसे आराम से मिलते भी नहीं थे, उनको आपको ढूंढना पड़ता था। एंड येट देयर मस्ट बी सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और बहुत से, सेवरल हंड्रेड का मतलब होता है बहुत से जो थे वो क्रैक्स, जो वॉल के जो क्रैक्स थे उसके अंदर रह रहे थे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, द क्राउचिंग बीनीथ इट would be a little black scorpion an inch long, looking as though he were made out of polished chocolate. अच्छा, उसने कहा कि मैं अगर आप उसको ढूंढें तो वो मिलते हैं, और ढूंढना किसने है कि आपने वो जो जहाँ से वो प्लास्टर जो है वो उतर रहा है ना, आपने उस प्लास्टर को बड़े आराम से उतारना है, और जब आप आराम से उतारेंगे ना तो उस प्लास्टर के नीचे, क्योंकि वो छुप के बैठते थे, तो आपको ब्लैक कलर के, बड़े शाइनी ब्लैक कलर के वो स्कॉर्पियंस मिलेंगे, और उनको ऐसा लगता है जैसे वो पॉलिश्ड चॉकलेट्स हैं, जैसे चॉकलेट को किसी ने पॉलिश करके रखा। आप ये देखें कि कितने अच्छे एडजेक्टिव इसने यूज़ किए हुए हैं जस्ट टू डिफाइन अ स्कॉर्पियन। तो वो कितना उसको इंटरेस्ट होगा इंसेक्ट में कि वो उनके लिए इतने ज़्यादा एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहा है। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स with their flattened oval bodies, their neat crooked legs and enormous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor. ये अब उसकी बता रहा है उसकी किस तरह की उसकी शेप है, उसकी स्कॉर्पियन की। उसने क्या कहा है, वो फ्लैटेंड हैं, ओवल बॉडीज़ हैं उनकी, और बड़े नीटली उनकी लेग जो हैं वो उनके जिस्म के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े क्रैब, उनके जो क्लॉज हैं, उसके जो पंजे, वो जो क्लॉज हैं वो ऐसे लगता है जैसे क्रैब के, केकड़े के जो क्लॉज होते हैं उस तरह के हैं, और वो बल्बस यानी कि उभरे हुए हैं, नीटली जॉइंट आर्मर कहते हैं वो ज़रा जो ये पहनते हैं पुराने वक्तों में जो फ़ौज जो थे वो एक पूरा लोहे का वो ड्रेस पहन लिया करते थे, उसको कहते हैं आर्मर, फौजी जो पहन लिया करते थे। एंड टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन द स्टिंग लाइक अ रोज थ्रॉन। अच्छा, और उसकी टेल की कितनी अच्छी तारीफ़ कर रहा है कि उसकी जो टेल है वो ऐसे लगता है जैसे ब्राउन कलर के मोती उसमें पिरोए हुए हैं, और उसके एंड में जो है वो एक बारीक सा जैसे गुलाब का जो कांटा होता है उस तरह का एक कांटा लगा हुआ है। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर क्वाइटली एज यू एग्जामिन हिम, only raising his tail on as a warning sign if you breathe too hard on them. सिर्फ वो कुछ भी नहीं कहता है वो कुछ भी नहीं कहते आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि जब आप उनके ऊपर, क्योंकि आप ज़्यादा करीब जाते हैं उनके और आपकी सांसें जब उनके ऊपर जाती हैं तो उनको एकदम से फील हो जाता है कोई डेंजर है उनके इर्द गिर्द, तो वो अपनी जो डंक है और जो टेल है अपनी, वो बस अपनी ऊंचा कर देते हैं, खड़ी कर देते हैं, ताकि वो अगर कोई करीब में कोई डेंजर हो, कोई ख़तरा हो, तो वो उसको एकदम से जो है वो डंक मार देते हैं। Then one day I found a fat female scorpion in the wall. अच्छा, वो रोज़ाना उस वॉल के पास जाता था। फिर एक दिन उसने क्या किया, उसने एक बड़ी मोटी सी उसको फीमेल स्कॉर्पियन वॉल पे चलती हुई नजर आई, wearing what at a first glance appeared to be a pale fawn fur coat. कहते हैं कि पहली नज़र में, फर्स्ट ग्लैंस कहते हैं, पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा जैसे उसने एक फ़ॉन कलर का, पेल फॉन कलर का फ़र कोट पहना हुआ है, फ़र वाला कोट पहना हुआ है। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट्स वाज मेड अप ऑफ
a mass of tiny babies clinging to the mother's bed. जब मैंने उसको गौर से देखा, क्लोज इंस्पेक्शन गौर से देखना, जब मैंने उसको गौर से देखा तो मुझे पता लगा कि ये जो इसका जो लिबास है, जो गारमेंट है, वो क्या चीज़ है असल में, छोटे 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 उसके ऊपर बच्चे उसने अपने ऊपर बिठाए हुए थे, क्लिंग करना यानी लटके हुए थे उसके साथ बच्चे। I was enraptured by this family. मैं महजूज हुआ, चार्म्ड मुझे फील हुआ कि वहाँ पर ये ज़बरदस्त फैमिली है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू स्मगल दैम इनटू द हाउस। मैंने सोच लिया कि मैं इसको अपने घर लेके जाऊँगा। एंड मेड अप टू माई बेडरूम सो डैट आई माइट कीप दैम एंड वॉच दैम ग्रो अप। और मैं इसको अपने बेडरूम में रखूँगा ताकि मैं इसको देख सकूँ बड़ा होते हुए। With infinite card, I moved to the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. और इसके बाद फिर मैंने दूसरी सोच ही नहीं आनी थी, मैंने फटाफट एक छोटा सा माचिस का डब्बा लिया, उसमें इस मदर को और इसके बच्चों को ऐसे ही उठाया और उसके अंदर रख दिया और फिर मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने रीड करना है ताकि आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स आपके लिए जो है आसान है। और जो जो हम लोगों ने इसमें आज नई वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करवाई है वो मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ उनके मीनिंग्स, ताकि आप लोगों को इजी रहे। और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बता दूँगी ताकि आपको रीडिंग करने में आसानी रहे। अच्छा जी, हम लोगों ने वर्ड इन द वॉल का फर्स्ट हाफ पढ़ा है और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है कि जिस वक्त वो अपने साथ स्कॉर्पियंस को ले गया। हम लोगों ने कुछ नई वोकैबुलरी पढ़ी है। पहले हम लोगों ने पढ़ा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है कदीम, बहुत पुराना, बिलोंगिंग टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, बहुत पुराने ज़माने की चीज़। बल्गिंग, बल्गिंग का मतलब होता है उभरना, बाहर आना, स्टिकिंग आउट। बल्बस, बल्बस का भी मतलब यही होता है, स्टिकिंग आउट, जो इसका मतलब होता है फैट, बल्बस। इनरैप्चर्ड, इनरैप्चर्ड का मतलब होता है चार्म्ड, महजूज होना किसी चीज़ से, इंटरेस्ट आपका डेवलप होना किसी चीज़ में। क्रम्बल, क्रम्बल, क्रम्बलिंग वॉल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रम्बल का मतलब होता है टूटी फूटी या बहुत पुरानी या डिक्लाइन या टूटने के करीब। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मतलब डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स एंड फाइन लाइंस। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर, किसी चीज़ की जानकारी ना होना। प्रीडेटर, प्रीडेटर वो एनिमल्स जो दूसरों का शिकार करते हैं, टू ईट देम। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज़ हो, जो बहुत बड़ा हो, ह्यूज। रोटन, रोटन का भी मतलब चबी या राउंड, जब उन्होंने कहा था ना रोटन बीटल। तो ये वोकैबुलरी थी जो आज हम लोगों ने नई पढ़ी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। जब तक जो नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने ग्रामर पोर्शन की तरफ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्रॉम आवर ग्रामर पार्ट वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हेन वी टॉक अबाउट अवर ऑलमोस्ट डेली रूटीन और समवन्स डेली रूटीन, हम अपने डेली जो रूटीन वर्क होता है उसकी बात करें या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, तो वो इन्वॉल्व होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जो हम प्रेजेंट की यानी अभी की बात कर रहे होते हैं। मैं आती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, वो परिंदे उड़ते हैं, सूरज ग़ुरूब होता है, ये जो हैं ये डेली रूटीन के काम हैं। सो वी कंसिडर इट एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ डेली रूटीन। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ वो होता है जो कि ट्रू हो। जैसे आई सेड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, नो वन सेज दैट सन राइजेस फ्रॉम द नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। Always it's a universal truth that sun rises from the east. Fish swim in the water. Nobody says that you can swim on a sand. It swims in the water. So this is called a universal truth.
अच्छा जी, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें हम लोग सबसे पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. वी नेवर यूज़ एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगाते हैं. और इसका सबसे इजी इसकी फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अच्छा जी, ये मैंने एस और ई एस हमेशा जो है वर्ब की जब हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग एस और ई एस लगाते हैं विद द थर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई सेड आई गो टू मार्केट, ठीक है, I go to market. I is a subject. Go, the action, what I am performing, it's a verb, और verb की first form मैंने लगाई है. Then to market, it's an object. ठीक है. For example, if I said Ali market जाता है, या Ali go to market. I never said Ali go to market. I will always said Ali goes to market. क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा S या ES लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं. Goes to market. ठीक है. अच्छा जी, ES कब लगाते हैं और S कब लगाते हैं? When the spellings ends with O, SH, CH, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, या X, इससे अगर स्पेलिंग ख़त्म होंगी तो हम ES लगाएंगे, रेस्ट के साथ हम S लगाएंगे. ठीक है, ये हमारा रूल है कि कोई भी स्पेलिंग X से, O से, SH से या CH से ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, देन वी विल पुट ES एट द एंड. जैसे गो के एंड में O आ रहा है तो हम लोग इसके आगे ES लगा देंगे. अली गोज़ टू मार्केट. समझ में आया? ये आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने S या ES लगाते हैं. ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, हम किसी और टेंस में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते. अगर मैं इसी चीज़ को मैं कहूँ कि आप नेगेटिव बनाए, तो आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट गो टू मार्केट. इसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, डू और नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, डू नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसकी फॉर्मेशन ये हो गई. फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, देन यू कैन डू इट इजीली. अच्छा, यहाँ पर आ रहा है डज. जब वेन एवर वी टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन, मैंने अभी आपको बताया थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एस या ES लगाते हैं, और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं. अब अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे अली डज नॉट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होता है? मैं बात कर रही हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर, यू आर द सेकेंड पर्सन, एंड द person whom we are talking about, he is the third person, or the thing or any company or any brand we are talking about, that's a थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर के साथ हम लोग एस या ES लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे. जब भी हम प्लूरल का करेंगे उसकी फॉर्मेशन यही होगी जो कि हमारी फर्स्ट की होती है. ये सिर्फ सिंगुलर के साथ है. ठीक है, ये सिंगुलर. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. अगर ये थर्ड पर्सन मोर देन वन होंगे तो हम इससे के साथ एस या ES नहीं लगाएंगे. डज नॉट, अब यहाँ पे हमने ES लगा दिया डू के साथ, लिहाजा हम लोग यहाँ पर गो के साथ ES नहीं लगाएंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज दैट ES विद डू. डज नॉट गो टू मार्केट. ठीक है, अली डज नॉट गो टू मार्केट. यहाँ मैंने लगा दिया तो यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगी. अगर मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, यहाँ पे भी लगाऊंगी तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा.
अच्छा जी, और अगर मैं कहूँ कि मेक इट एन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अगर आप लोगों ने करना है तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे इज़, आर, एम, डू, could, might, all these are auxiliary verb or helping verb. It help us to tell the tense or the time. तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है उनको हम पहले लेंगे, इसके बाद हम सब्जेक्ट लेंगे, सिर्फ इसकी और इसकी हम लोगों ने फॉर्मेशन चेंज कर देनी है। अगर इससे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड है तो पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको सिंपल फॉर्मेशन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे डज अली गो टू मार्केट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल एक कर दिया कि इसको जो फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने कर दी कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले ले आए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड है तो हम पहले उस क्वेश्चन वर्ड को, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सेड वाई डज अली गो टू मार्केट, तो हम लोग जो मेरा क्वेश्चन वर्ड है वाई वो पहले आ रहा है, ठीक है। आई आस्क वाई डज अली गो टू मार्केट, अली मार्केट क्यों गया, क्यों जाता है, अली मार्केट क्यों जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन वर्ड पहले लेकर आऊँगी, इसके बाद ये सारी फॉर्मेशन लिखूँगी। हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई हेल्प वो होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले उस क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसके बाद हम लोग बाकी की फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। अगर मैं कहूँ कि हम जाते हैं, वी, तो वी के साथ आई डू नॉट यूज डज। वी गो टू जू एवरी संडे, ये हमारा एक बता रहा है, एक रूटीन है, ठीक है। वी डू नॉट, यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा, हालांकि बात हम सबकी हो रही है, ठीक है। डू नॉट गो टू जू एवरी संडे, डू वी गो टू जू एवरी संडे। अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहूँगी तो मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी डू वी गो टू जू एवरी संडे, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं देना चाहूँ आपको, थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है। They eat an apple daily, ठीक है। मैंने यहाँ पे eats नहीं लगाया क्योंकि we are talking about plural, तो यहाँ पे मैंने eats नहीं लगाया। अगर मैं किसी एक की बात करती, he, she, it, या किसी भी एक शख्स की, अली की, सना की, किसी की बात करती तो यहाँ पे मैं एस लगा देती। लेकिन क्योंकि मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एस नहीं लगाऊंगी। और अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगी तो हमारी फॉर्मेशन भी यही होगी, दे डू नॉट ईट, डज का इस्तेमाल नहीं करूँगी, डज हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए होगा। डू नॉट ईट एन एप्पल डेली, ठीक है। और अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव करूंगी तो इंट्रोगेटिव में भी डू दे ईट एप्पल डेली, एन एप्पल डेली, ठीक है। समझ में आया। हम लोग हमेशा सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाते हैं और ये से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। इसके अलावा हम किसी भी टेंस में हम लोग ई एस या ई एस का इजाफा फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं करते। और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल के साथ, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, प्लूरल के साथ हम लोग कभी भी
एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अगर हम लोग फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो फॉर्मेशन हमारी जो होगी वो यही होगी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसकी सबसे ईजीएस्ट फॉर्मेशन होती है। सिर्फ इसका जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो यहाँ से बच्चों को थोड़ा सा होता है कि एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है। मैंने आपको बताया कि एस रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग के साथ आपने एस लगाना है। जब ई एस लगाएंगे तो आपने कौन सी स्पेलिंग के साथ लगाना है, जो एक्स से, ओ से, एस एच से या सी एच से आपकी स्पेलिंग ख़त्म हो रही होंगी, आपने उसके साथ ई एस लगाना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्योंकि गैर प्रैक्टिस के टेंसेस कभी भी नहीं आते। आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। और जो आप लोगों की ये जो बुक में आप लोगों को एक्सरसाइज दी हुई है, इसको भी बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। और जो इसके अलावा भी अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाएं, डेली रूटीन के ऊपर लिखें जिसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो। किसी इन्वेंशन के बारे में लिखें जिसके अंदर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो। तो इस तरह आप लोगों को पता लगेगा आपने कहाँ कौन कौन से टेंसेस यूज़ करने। सबसे अच्छा प्रैक्टिस जो होती है टेंसेस की वो ये होती है कि आपने उसको जो है अपनी नरेटिव राइटिंग में और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लेकर आएँ। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।